25 से 30 हज़ार रुपया मैंने बचाया एक महीने का। एकदम स्पोर्ट्स मोड लगाइए, वो आपको अचीवेबल है। इस गाड़ी का अगर हम ओवरऑल कहें ना तो सबसे भद्दा पार्ट यही है। कभी भी कहीं पे जाने का कोई टेंशन नहीं होता है मुझे। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू दी कार डायनेस्टी। तो दोस्तों, आज मैं इस कार का ऑनर्स रिव्यू लेकर आई हूँ, वो है टाटा नेक्सॉन EV मैक्स। एंड ये पूरे यूट्यूब पे नेक्सॉन EV मैक्स की सबसे पहले ऑनर्स रिव्यू वीडियो होने वाली है। तो आगे के ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सो लेट्स मूव अहेड। तो आज की इस वीडियो में मैं इस EV ऑनर से वो सारे सवाल करूँगी जो कि एक EV ऑनर को EV परचेस करने से पहले काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटीज़ देती है। लाइक 437 किलोमीटर कंपनी रेंज क्लेम करती है, क्या सर को उतना रेंज मिलता है प्रैक्टिकल में, एंड क्या ये आपके लिए कितनी प्रैक्टिकल कार बन सकती है आज की डेट में। तो सारे डाउट्स के आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे आज के ऑनर का नेम है मिस्टर नितेश एंड ये एक बिजनेसमैन है। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार नेक्सॉन EV मैक्स। थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा ब्रीफ चाहूँगी आपके बारे में, एंड इसके बाद सर कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, कौन सी मॉडल है, कब ली थी एंड कितना चला लिया है अब तक, इन शॉर्ट में पूछूँ तो मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, मेरा प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस है। और ये गाड़ी जो है, पहले मैं नेक्सॉन EV लेने का प्लान था मेरा। ऑलराइट। तो 9 मई को मैंने EV लेने के लिए तैयारी कर लिया था, लेकिन पता चला कि 11 मई को EV मैक्स लॉन्च करने वाली है। तो मुझे दिमाग में था कि हार्डली 2 लाख या 3 लाख बढ़ेगा उसका रेट, तो मैंने उसको पोस्टपोन करके मैंने 11 को इसी का मैंने बुकिंग करा लिया। बुकिंग कराने के बाद मतलब बाई लकली मुझे 28 तारीख को कॉल आया कि सर एक EV मैक्स आ गया है, अगर आप कहते हैं। बोले मोस्ट वेलकम, हमको दे दो यार। तो लगता है कि हम बिहार में पहला ओनर हैं एग्जैक्टली हाँ EV मैक्स का जो है। और मतलब समझिए कि जब लॉन्च हुआ 11 मई को और 28 मई को मेरे को गाड़ी मिल गया, लेकिन मेरे पास डिलीवर हुआ 14 मई को ये गाड़ी। ओके। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ। 14 जून को। उसके बाद से मैं आपसे पूछूं सर, ये कौन सी मॉडल है नेक्सॉन EV की, कब लिया था आपने, ये तो बता दिया आपने अभी। और ड्राइविंग अब तक कितना कर लिया इसे टोटल? देखिए, ये गाड़ी जो मॉडल है EV मैक्स लक्स है, टॉप मॉडल है ये। और ये अभी मेरा 14 जुलाई को 1 महीना पूरा हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर मैंने चला लिया इस पर। ओह माय गॉड। अप्रोक्सीमेटली पर डे 100 किलोमीटर। बहुत अच्छा सर आपने चलाया है इतने कम समय के अंदर। हाँ। एंड मेरे ख्याल से ऐसा ही रहा तो ये काफ़ी जल्दी अच्छी चल जाएगी और ज़्यादा। बिल्कुल। तो अब आता है सर सबसे मेन क्वेश्चन, सर आपने एक ट्रेडिशनल कार को न लेते हुए एक EV की तरफ क्यों आपने बढ़ा एंड क्यों EV को ही फाइनलाइज किया? देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले मेरे पास डस्टर है, टॉप मॉडल, वो भी मेरे पास है। और बार पेट्रोल का डीजल का रेट ये है, कभी सरकार कहती है कि डीजल गाड़ी बंद कर देंगे, मतलब इतना सारा झंझट। तो मेरा डिसाइड था कि EV लेना है मेरे को। इसके बाद अगर ये चेंज करेंगे, डस्टर चेंज करेंगे तो EV में जाएंगे। EV में था कि ज़्यादा प्रीफर यही किए हुए थे नेक्सॉन। अगर ये मिलने में लेट होता तो फिर हम MG में जाते। भाई लकली जो है फ़ोन आ गया कि सर एक गाड़ी आपके लिए जो आपने बुक कराया है वो आ गई है। तो मैंने बोला तो यार वेल एंड गुड है, तो हमको दे दीजिए आप। तो मैंने ये EV मैक्स ही ले लिया। और रही बात क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखिए, पेट्रोल चाहे डीजल जो भी रेट है पर डे 1 रुपया 50 पैसा, मतलब एक तरह से हेडलाइन है न्यूज़ का। आज इतना बढ़ गया, आज इतना घट गया, बढ़ता ही है और ये बढ़ना ही है, घटने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब मेरा रनिंग अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर एंड एबव हमेशा रहता है, हर पर डे का रहता है। और दूसरी बात था कि अब उतना क्या पेट्रोल डीजल के लिए जाइए, इसलिए देखे कि बहुत लोग ले रहा था और बाकी यूट्यूब में फीडबैक देखा मैंने, अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा चलो एक बार चांस लेते हैं, तो चांस ले लिया मैंने। एकदम एक क्वेश्चन आया था और सर आपने बताया कि आपकी पर डे रनिंग 100 किलोमीटर है। हाँ। तो आप तो रेगुलर नेक्सॉन EV भी जा सकते थे। अगर मैं यूँ पूछूँ आपसे, आप फीचर को भी लेकर कंसर्न थे या फिर मतलब इतना फीचर तो नेक्सॉन EV को नहीं मिलता है? तो 100 किलोमीटर अगर आपकी रनिंग है वो तो आप नेक्सॉन EV से भी कवर कर सकते थे। नेक्सॉन EV और नेक्सॉन EV मैक्स में मात्र 2 लाख का अंतर है। और 2 लाख में आपको ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर इसका ज़्यादा है EV के लेके। और प्लस उसके बाद जो फीचर्स इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे एक हो गया आपको वेंटिलेटेड सीट्स हो गई इसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है वायरलेस चार्जिंग हो गई, वायरलेस चार्जिंग। और उसके बाद जो अंदर का जो ये गियर शिफ्टिंग वगैरह है, शिफ्टिंग का जो दिया हुआ है वो काफ़ी डिजिटल है और उसमें वैसा डिजिटल नहीं है। वो तो मैं एग्री करती हूँ। हाँ, तो 2 लाख पे तो मतलब वेल एंड गुड, मतलब वो लेने से बढ़िया है कि ले ले आदमी। थोड़ा सा बेसिक लगता उसमें और क्या।
लेकिन एक शिकायत है हमको कि ईवी और ईवी मैक्स दोनों लगाए, लेकिन ईवी मैक्स का कहीं पे बेजिंग नहीं दिया ये, मतलब ईवी अब किसी को पूछना है तो बताना पड़ेगा हमको कि हमने ये ईवी मैक्स है सर, ईवी नहीं है। डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही बोला। कहीं ना कहीं कंपनी को एक बैजिंग जरूर देनी चाहिए था, ताकि कम से कम पता तो चले कि मैक्स है ये। सर अभी की डेट में हम लोग देखें तो नेक्सॉन ईवी की रेंज कुछ 312 किलोमीटर की एयर आई क्लेम, और इसकी रेंज देखिए तो 437 किलोमीटर की रेंज है। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, आपने बताया कि 2 लाख अप्रॉक्स का डिफरेंस है, 2 से 3 लाख। तो सर मैं आपसे पूछूँ, ये प्राइस कितनी जस्टिफाइड है दोनों के बीच में? मतलब देखिए, अगर कोई ईवी लेने जाता है तो उससे बढ़िया मैं प्रेफर करूंगा कि ईवी मैक्स ही ले ले, क्योंकि देखिए ईवी जो कंपनी बोलती है 312, तो मुझे नहीं लगता है कि 200 से ज़्यादा वो देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वो जो ईवी है वो 30 किलोवाट का उसका बैटरी दिया हुआ है, इसमें जस्ट 40 किलोमीटर, तो समझ लीजिए कितना अंतर है। एग्जैक्टली एक हो गया, तो उस हिसाब से उसका 200 किलोमीटर ही है रेंज दिए हुए, यानी इसको ही आप प्रीफर करने के लिए बोलेंगे? 100%। अगर कोई लेना चाहता है तो इससे अच्छा विकल्प उसके पास नहीं है, ईवी पे जाना बेकार है, ईवी मैक्स ही लेना है उसके लिए बढ़िया है। ओके, एंड मैं आपसे अभी पूछूं, प्रैक्टिकल आपको रेंज क्या मिल रही है इसके अंदर? देखिए प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो अगर रफ़ यूज़ करते हैं, रफ़ यूज़ इन द सेंस गाड़ी जो है आप 100, 110, 80, 90 मतलब इस टाइप का गाड़ी अगर स्पीड आप चलाते हैं तो 250 आपको आराम से देता है, 250 किलोमीटर। और अगर थोड़ा सा जेंटली चलाते हैं, थोड़ा सा अपना प्यार से कायदे में रह के कर चलाते हैं तो 300 तक आ जाती है ये, 300 तक आ जाती है। बाकी सर ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना रेंज निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मेन ड्राइविंग हैबिट ही है, और उसके लिए मतलब एक नॉर्मली चलाइएगा तो 300 प्लस भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग तो प्रेफर करते हैं कि हमको तो 370 दिया है, 380 दिया है, तो पता नहीं उनको कैसे दिया, लेकिन देता होगा। हाँ, मुझे तो अभी तक नहीं दिया है। सर मैं आपसे पूछूं, इस ईवी को लेने से पहले आपके मन में क्या क्या एंजाइटीज थी इसे लेकर? देखिए सबसे पहले एंजाइटी थी कि एकदम मतलब बोलते हैं ना कि एकदम चेंज है, एक आप डीजल के लिए है और ये एकदम आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, एकदम अलग सेगमेंट दोनों का प्लेटफॉर्म ही एकदम अलग था। प्लेटफॉर्म ही अलग है। एक तो ये प्रॉब्लम था, फिर भी उसके लिए हिम्मत चाहिए, मैंने किया। और दूसरी जो है चार्जिंग प्रॉब्लम था कि भाई चार्जिंग का स्टेशन क्या होगा, कहाँ होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर बीच में खराब, बहुत लोग अरे बताओ यार बीच में ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ चार्ज कीजिएगा। लेकिन फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि भाई जैसे एक मोबाइल यूज़ करता है आदमी, तो एक रहता है दिमाग में कि मेरा मोबाइल जो है 10% चार्ज है, 20% चार्ज है, तो भाई घर चलो उसको चार्ज कर लेना है। तो जस्ट लाइक वही दिमाग था मेरे पास इसमें भी। और कोई दिमाग लगाना नहीं है, नहीं चार्जिंग का जो है नॉर्मल एक, अगर आप जनरल चार्जर लेके जो पोर्टेबल दिए हुए हैं, होम वाली पोर्टेबल चार्जर जो दिए हुए हैं उसको तो आप कहीं पे भी जाके यूज़ कीजिए। मान लीजिए कहीं बैठ गए, 1 घंटा कर दिए तो 10 किलोमीटर के लिए दे दिया रेंज, आप घर पे आ जाइएगा। ये तो इसके लिए मैंने देखा। दूसरी बात अब जो मैं देख रहा हूँ कि आपको टाटा की तरफ से जो चार्जिंग स्टेशन है अप्रोक्सिमेटली, अभी अब मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ख्याल से करीबन 7-8 मतलब चार्जिंग स्टेशन मेरे 10 किलोमीटर के सराउंड में है। ओके, ये मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है सर कि आपके आसपास के अंदर इतनी चार्जर अवेलेबल है, चार्जिंग स्टेशन। बिल्कुल। मैंने तो इसमें जैसे ये गाड़ी जो लिया था मैंने, तो ये इसमें 2 था, एक 3.1 का चार्जिंग दे रहा था और एक 7 पॉइंट कुछ का दे रहा था। मैंने 7.1 किया, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, कुछ अर्थिंग प्रॉब्लम क्या क्या है तो लगा नहीं है। वो अगर लगा देंगे तो मेरा गाड़ी जो है अप्रोक्सिमेटली 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। अभी तो जनरल चार्जर जो पोर्टेबल दिया हुआ है वही यूज़ किया है, तो वो 15 घंटा लगता है चार्ज करने। हाँ, वो मैं मानती हूँ सर। तो अभी आपने क्या सुना कि सर ने एक तो टॉप मॉडल लिया ही है नेक्सॉन ने, प्लस उसके साथ में इसकी टॉप मॉडल में 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग के साथ में लिया है। तो अभी वो मतलब आके इंस्टॉल नहीं किया है उन्होंने? इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन कनेक्शन अभी नहीं अपडेट हुआ है, कुछ अर्थिंग का प्रॉब्लम उनका हो रहा है। देखिए वो लोग सॉल्व कर देंगे वो लोग। तो उसके बाद से सर कहीं ना कहीं आपको कहीं पे भी जाने के लिए आपको डर नहीं रहेगा मन में कि हाँ इतना फास्ट चार्जिंग करना, इतना टाइम लगने वाला है? नहीं, डर नहीं है यार। देखिए कोई भी इंसान जो है हार्डली एक दिन में बहुत होता है तो 200 किलोमीटर चलाने के बाद रुकता तो है। तो मान लीजिए कहीं का प्लान बना रहे हैं तो पहले पता कर लीजिए वहाँ पे क्या चार्जिंग कहाँ पे है। तो हमको नहीं लगता है कि अभी के टाइम में कोई भी ऐसा शहर है जहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन नहीं है। वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछूँ कि आपके लिए चार्जिंग करना कितना कन्वीनियंट है इसको? अब ये समझ लीजिए कि आप पहले मैं डस्टर रखे हुए था तो डीजल लेता था, तो उसके बाद फ्री में हवा भरता था मेरा, तो तेल लीजिएगा तो हवा जाएगा।
अब ये गाड़ी ले लिया तो भाई पेट्रोल पंप तो नज़र नहीं आता है। पहला बार गया तो मुझे अब पता चला कि ये गाड़ी लेने के बाद पता चला कि भाई ये क्या बोलते हैं, हवा भराने में 20 रुपये भी लगता है, जो कि हमको ये पता नहीं था। ये समझ लीजिए आप, इतना बड़ा चेंज हुआ जो मुझे पता नहीं था कि भाई इतना लगता है पैसा। और जो कि वो पेट्रोल डीजल लेते थे तो फ्री में भरता था, तो इसमें तो और बढ़िया हो गया मेरे लिए। और कभी भी कहीं पे जाने का कोई टेंशन नहीं होता है मुझे। एक माइंड प्रिपेयर रहता है कि मेरा इतना परसेंटेज है, इतना किलोमीटर जाना है, इतना में बैक हो जाना है। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली अभी। उसके बाद से सर मैं आपसे पूछूं, आपने इसे अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर प्लस चला चुका है अब तक, तो एक ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में आपको इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस फील हुआ? और आपने बताया कि डस्टर भी आपके पास में, तो उससे रिलेटेड में क्या क्या आपको डिफरेंसेस फील हुए? गाड़ी जो है, सबसे बड़ी बात है कि आप अंदर बैठते हैं तो ये गाड़ी चालू है बंद है दोनों बराबर है, पता नहीं चलेगा कि आपको चालू है कि बंद है। वो आपको एसी का फैन का हवा से ही पता कर पाइएगा गाड़ी आपका चालू है। एक चीज़ तो ये हो गया, बहुत हल्का है, बहुत स्मूथ है, एकदम मतलब लगता नहीं है कि कोई टेंशन है। मींस केबिन इज वेरी साइलेंट, एकदम साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है। इतना मतलब कि लगता है मतलब एक सुकून रहता है इसके अंदर। उसके बाद आपने और कुछ नोटिस किया सर एक ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में, क्या क्या आपको इसके अंदर अच्छाइयाँ और क्या क्या कमियाँ लगी, ये भी बताएं मुझे। देखिए, अच्छाइयाँ तो मेरे पास इसके पास ज़्यादा है, कमियाँ तो सिर्फ एक है कि थोड़ा सा लुक और चाहिए था इसको। अगर कोई व्यक्ति 22 लाख रुपए लगा रहा है तो उसको कुछ लुक देना चाहिए था उनको। जैसे नेक्सॉन एक ट्रेडिशनल नेक्सॉन रखे हुए हैं वो, जो 12 लाख 14 लाख में आ रहा है, और एक चीज़ आप 22 में दे रहे हैं, तो कुछ तो उनको चाहिए था, कुछ इसमें डिफरेंसेस करनी चाहिए ताकि लगे कि भाई कोई लग्जरी गाड़ी ली जा रही है। बाकी ये उनका यही सिर्फ कमी है उनका। और बाकी अगर इसका अच्छाइयाँ के बारे में आते हैं तो सबसे पहली बात है कि साउंडलेस एकदम केबिन है इसके अंदर, साउंडलेस एकदम बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है चलाने के लिए, अब गियर का झंझट ही खत्म है। मतलब गियर के तो मतलब समझिए कि हाथ भी नहीं जाता है। उसके बाद से मैं आपसे पूछूं, आपको नेक्सॉन ईवी की सबसे टॉप मॉडल की लक्स की प्राइस आपको कितना ऑन रोड आ गया अप्रोक्सीमेटली सर? 21,74,000 या 90,000 ऐसे कुछ आया था वो सब क्या मिला के। ऑल राइट। एंड सर आपको मैं पूछूं, कोई सब्सिडी अमाउंट भी आपको बिहार के तरफ से कुछ मिला यहाँ से? नहीं, देखिए रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है, अगर आप जनरल कोई गाड़ी लेते हैं जिसका ऑन रोड प्राइस जिसका 19 लाख 19.5 लाख रुपया है, 19,24,000 या कुछ है इसका एक शोरूम प्राइस। एक शोरूम प्राइस। अगर आप एक डीजल या पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो हमको लगता है कि 2.5 लाख से कम रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इसका लगा था 1,24,000 ही। ये एक तो कम किया था वो। ओके, यानी यहाँ पे कोई आपको सब्सिडी अमाउंट नहीं मिली है? नहीं, लेकिन जो अगर आप जनरल गाड़ी लेते हैं तो 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, इसका 1,24,000 लगा, तो समझ लीजिए तो माइनस से हुआ ना वो। हाँ, वो तो फायदा हुआ ही। ऑल राइट सर। उसके बाद से मैं आपसे पूछूं सर, आपने बताया अभी कोई चेंजेस फील आपको नहीं, बहुत कम इसके अंदर कुछ खामियां आपको दिखी एक ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में। हाँ। तो आपने अभी इसकी एक भी सर्विसिंग कराई है? एक सर्विसिंग मैंने कराया है। ओके। हाँ, एक सर्विसिंग मैंने कराया है। मुझे पहले जानकारी में नहीं था, फिर बताया कि 2000 किलोमीटर पे चलाया सर्विसिंग करानी चाहिए, तो मैं चला गया था कराने के लिए। तो मैंने दिया तो 2-3 घंटे के बाद कॉल आया कि सर आपका गाड़ी सर्विस हो गई है। तो मैं गया तो वो उन्होंने पूछा कि सर ये, मैंने बोला बिल बना दिया, तो बिल बनाया है मेरा। तो बिल बनाया तो मैंने कितना पैसा लगेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब बिल आया तो 0 पैसा है, 1 रुपया भी नहीं लगा। हमने कहा यार तो मजाक है, तो गजब हो गया। हम बोले कि यार तुम धो के तो नहीं दे दिया गाड़ी मेरे को? नहीं सर, जो सर्विस के लिए चाहिए था, जो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने फुलफिल किया है। एक माइंड आपने प्रिपेयर करके रखा होगा कि 3000 या 2000 तो लगने वाला होगा। हाँ, 2025 में दिमाग में था कि अरे एक बुलेट में रखे हुए हूँ, उसका सर्विसिंग में जाता हूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपये लगता है। एक बुलेट 2 व्हीलर में रखा हूँ, उसका सर्विसिंग में जाता हूँ तो 5,000 रुपये लगता है। यहाँ गया था तो 0 लगा। ऑलराइट। ये तो बहुत मतलब क्या कहें, गजब का फील था वो। हाँ सर, ये मैं आपसे पूछूं कि आगे एनी आइडिया है सर इसकी ईवी मैक्स को लेकर आगे क्या सर्विस एक्सपेंस आने वाली है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? मुझे जो जानकारी में है कि 3 सर्विसिंग तो कंपनी फ्री देती है, उसके बाद सुनने में आया कि 2500 या 2500 ही लगता है। तो ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में सस्ती होने वाली या फिर महंगी होने वाली है? बाप रे, आप ट्रेडिशनल देखिए, आप ट्रेडिशनल कार लेते हैं तो फ्री सर्विसिंग में भी आपको 5,000 रुपये लगेगा। फर्स्ट फ्री में जाते हैं फिर भी 5,000। डीजल मोबिल तो भाई चेंज होगा ही, उसका मोबिल चेंज करेगा तो वो करीबन 2,000 का मोबिल हो जाता है। यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ बात ही नहीं है। और जनरली आप कोई ट्रेडिशनल कार लेते हैं, अगर 1 साल गाड़ी का हो गया, उसके बाद दूसरे साल कम से कम मिनिमम 50,000 रुपया साल में लगता है सर्विसिंग में, 50,000 रुपया। इसमें लगेगा आपको 2500,
से 2 बार गए तो 5,000 रुपये लगा। तो इससे आप कितना खुश है सर जी, जो अब सर्विसिंग बताइए कॉस्ट लगने वाला है? जहाँ 50,000 लग रहा है यहाँ पर हम 5,000 में काम मेरा हो जा रहा है। और सेम फीलिंग है, कोई ऐसा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई आपने तो बैटरी वाली गाड़ी ली है तो ये चलता है, तेज़ चलता है, कोई बैठ जाएगा तो रुक नहीं जाता है, अपने पागल हो क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है, एकदम जनरल जो गाड़ी फील होती है। और मेरा तो लगता है कि आपको जनरल जो ट्रेडिशनल कार है उससे इसकी स्पीड अच्छी है। एकदम एकदम, वो मैं अग्री करती हूँ। उसकी पिकअप हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, तो इसका पिकअप हमको जहाँ तक लगता है, मेरा फील है अनमैचेबल है। अनमैचेबल है, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। एंड आपने अभी इसकी सर्विसिंग कॉस्ट बताई अप्रोक्सीमेटली क्या लगने वाली है आगे के टाइम में। एंड आपसे मैं पूछूँ, एक ट्रेडिशनल कार में एक जो टाइमिंग लगता है सर्विसिंग में, क्या उसमें भी इतना ही लगेगा या फिर उससे कम लगेगा? क्या लगता है आपको? देखिए ट्रेडिशनल कार में तो भाई टाइमिंग लगती है, बहुत समय लेता है वो। अप्रोक्सीमेटली दिन भर रख लीजिए आप उसके लिए। ये हमको लगता है कि 2-3 घंटे में करके दे देता है। हाँ, ये 2-3 घंटे में दे देता है। ओके उसके बाद से मैं आपसे पूछूं सर, आपके पास और भी तो ऑप्शंस थे। वैसे मैं जानती हूँ सर कि काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है ईवी के सेगमेंट में, लाइक MG ZS ईवी हो गई और Hyundai की कोना हो गई। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, थोड़ा सा शेयर करना चाहिए? देखिए कोरोना हो चाहे MG जो बताया आपने, ये दोनों गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 30 लाख तक जाती है और सेम फीचर है और सेम माइलेज है। अब ये नहीं कि इससे माइलेज ज़्यादा है, मतलब कुछ चेंज नहीं है। वो एक MG में है, एक दिया हुआ है कि पैरानोमिक सनरूफ दिया हुआ है। हाँ, इसमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही अंतर है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो भाई जो चीज़ हमको 22 में मिल रहा है उसको हम 30 लाख रुपए लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, टाटा एक प्राउड है भाई, इंडिया का है, तो भाई इंडिया तो थोड़ा सा दिल में तो रहता है इंडिया। एकदम एकदम वोकल फॉर लोकल। हाँ, वोकल फॉर लोकल। उसका बैजिंग भी पीछे दिए हुए है, इसीलिए और थोड़ा सा अब जो है मतलब लोग को फील हो रहा है कि भाई लें तो अपना देश का लें, ताकि कुछ पैसा जो है अपने दस में ही रहे। अब MG का लेके फिर MG को देना कोई मतलब, और उसके बाद 8 लाख रुपये फालतू क्यों लगाए हैं? नितेश सर, आपने डस्टर चलाई है, आपने बताई डस्टर को आप अभी चला रहे हैं। हाँ। और उसके सर्विस के और सेल्स के कंपैरिजन में सर आपको टाटा की यानी EV मैक्स की आपको सर्विसिंग और शोरूम की एक्सपीरियंस कैसी लगी? देखिए सच पूछे तो टाटा की जो एक्सपीरियंस मेरा ख़राब था। हाँ, उतना बढ़िया सर्विस नहीं मुझे मिला। जो एक बोलते हैं ना कि टाटा में बहुत मतलब कस्टमर को प्रेफरेंस दिया जाता है, वैसा दिया नहीं गया। ऑलराइट। हाँ, और रही बात रेनॉल्ट की, तो वो इससे बढ़िया थी कंपैरिजन में। हाँ, इससे बढ़िया था। सर्विस और शोरूम एक्सपीरियंस दोनों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, दोनों बढ़िया था और टाटा का सही नहीं था। ओके। अब हो सकता है मेरा जो जिस शोरूम में मैं गया उसका सर्विस बढ़िया नहीं था। एकदम सर। हाँ, ओवरऑल की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जिसमें मैं गया उसका एक्सपीरियंस मुझे बढ़िया नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं आपको इससे शिकायत है सर? बिल्कुल उस मामले में शिकायत है। बाकी मैं आपसे पूछूं सर, अपार्ट नेक्सॉन EV मैक्स के EV की बात हमने बहुत ज़्यादा कर ली, अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रेकिंग कैसी है इसकी, लाइट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, ये बताएं मुझे। देखिए लाइट्स तो जनरली अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मतलब डिसेंट है, कोई ऐसा नहीं है कोई शिकायत की मौका है। हाँ, रही बात ब्रेक की, तो ब्रेक तो इसका लाजवाब है। अब जब चार डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, चारों डिस्क ब्रेक है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसके आगे तो कुछ है नहीं। एकदम। हाँ। बाकी हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं सर, अगर मैक्स को पहचानना है तो वो इसके डिस्क ब्रेक को देख के हम लोग पहचान सकते हैं। हाँ, उसके लिए डीपली जो है कोई जानता है तो ही पहचान पाएगा कि मैक्स है कि EV है। बाकी मैं आपसे पूछूं सर, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो EV मैक्स है आपको लॉन्ग टूर पे या फिर आउटिंग पे जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है? वो तो है, वो उतना कंफर्टेबल नहीं है बहुत दूर जाने के लिए, लेकिन जो हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, हमको लगता है कि 1 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मान लीजिए हमको नहीं लगता है कि अब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे इसका पावर स्टेशन होगा ही होगा। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही। हम लोग यही विश करते हैं कि किसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अभी जागरूक नहीं है लोग, जिससे अगर जान दे तो हम पता, जैसे मेरा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने जो आया था मेरा लड़का, उससे मैंने बात किया तो बोला कि अगर भैया आप अपना प्लेस पे अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपये खर्च बैठता है वो। तो हमको लगता है कि ये बात लोग को जैसी जानकारी होना चालू होगा वो लगना चालू हो जाएगा। मतलब किसी का प्लॉट खाली है तो लगा दिया आप, और उसमें ऐसा है नहीं कि कोई बंदा वहाँ रहना ज़रूरी है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ डिजिटली है। आप गए लगाए, आपके दिया हुआ है उससे कनेक्ट हो जाएगा, पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, किसी से पूछना नहीं है कितना पैसा लगा क्या लगा। कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपया में आपको 25 किलोवाट से 35 किलोवाट का जो है आपको चार्जर जो है लगा दिया जाएगा।
और ये जानकारी मेरे को मिला है, अगर ये जानकारी और थोड़ा सा डीपली लोग के पास पहुंचा तो हमको नहीं लगता है कि वो स्टेशन लगने में समय लगेगा। डू यू थिंक ये प्रैक्टिकल होगा आपके लिए? 100% यही वर्थफुल होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई खर्च नहीं है, आप एक अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए दिन भर में 1-2 गाड़ी भी लगता है तो आराम से मतलब धीरे तो बढ़ेगा ही। सिर्फ एक के लिए नहीं है, सभी के लिए एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जितना चाहिए सरकार को उतना इसको प्रचार नहीं कर पा रही है, लोग को अवेयर नहीं कर पा रही है वो। नहीं, अभी और ज़रूरत है। आप ही जैसे ऑनर इसके बारे में खुलकर लोगों को बताएंगे, व्यूअर्स को बताएंगे तो लोग और भी ज़्यादा अवेयर होंगे इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं आपसे पूछूं सर, बूट स्पेस को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है? नियर अबाउट 350 लीटर की बूट स्पेस इसमें मिलती है। डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बूट स्पेस बहुत बढ़िया है इसका। जनरल दम जितना चाहिए उतना तो है ही। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नितेश सर, इसके अंदर एक फीचर आया था रीजनरेशन मोड, एंड आपके लिए वो कितना यूजफुल है और वो कैसे वर्क करता है? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? देखिए कैसे वर्क करता है ये, आपको जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो मान लीजिए कि सडन स्पीड 80-70-80 का स्पीड रखे हुए हैं, उसके बाद सडनली कुछ आता है, हिट आगे कुछ आता है तो आदमी उसको रोकना चाहता है तो अपना पैर हटा दिया, तो जो पैर हटाने के बाद जो उस स्पीड को कम करने के लिए जो पावर लगता है वो आपको रीजनरेट होता है, मतलब वही रीजनरेट है मेन, वो आपको बैटरी को चार्ज करता है, वो पावर स्टोर हो जाती है। हाँ, पावर स्टोर हो जाता है। तो वो अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर आपको रेंज बढ़ा देता है वो। तो कहीं ना कहीं रेंज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है सर ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये सर? बिल्कुल है। एंड मैं आपसे पूछ रही थी सर कि इसके अंदर जो ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं वो आपके लिए कितना यूजफुल है, किस तरीके से वर्क करता है? ड्राइविंग मोड इसमें 3 है, एक इको है, एक सिटी मोड है और एक है स्पोर्ट्स मोड। तो इको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इको बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, इको चलाने में संभव नहीं है। हाँ, सिटी मोड है, मतलब एक डिसेंट कार की तरह चलती है। और रहा स्पोर्ट्स मोड, उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। आप कोई भी गाड़ी इसके सामने ले आइए, अगर उसका रेंज 140 का स्पीड ही रखिए, इसका 140 का ही है, तो इसको पकड़ नहीं पाएगा वो। स्पोर्ट्स मोड में अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो वो दूसरी गाड़ी इसको टच नहीं कर पाएगी। ऑलराइट, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन वगैरह कह सकते हैं, पिकअप कह सकते हैं, बिल्कुल वो रॉकेट वाली है। रॉकेट है। ठीक है सर, चलिए हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, बाकी की बातें इंटीरियर में करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करें एंड ऑल्सो लाइक करें। तो चलिए फिर चलते हैं हम इंटीरियर में और बाकी की बातें सर से करते हैं अंदर। नितेश सर, अभी आप बैठ गए हैं ईवी मैक्स के इंटीरियर में, जिसकी इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड मकराना बीच कलर इसके अंदर यूज़ किया गया है। डुअल टोन थीम में काफ़ी प्यारी लग रही है ये कार। तो अगर हम बात करें सर इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में, तो आपको इसके अंदर क्या क्या बेस्ट फीचर्स लगे अभी तक? देखिए, बेस्ट फीचर की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो आपको ये नॉब मिलता है, इल्यूमिनेटेड गियर नॉब। ये एक आप ये फील देता है, जैगुआर ये सब जो कंपनी गाड़ी होती है उसमें ये दिया जाता है। और लगता है कि हमारे टाटा के जो हैं ऑनर, जैगुआर उनके पास है तो उसका थोड़ा सा इसमें फील देना चाहा तो वो मुझे ये दिया, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। एंड सबसे बढ़िया बात हुआ था ना, डिजिटल ही है ये। बिल्कुल डिजिटल है। आपको देखिए, इसे जो ईवी में है वो डिजिटल नहीं है, वो पता ही नहीं चलेगा कि आप ड्राइव मोड में हैं कि रिवर्स में हैं कि आप पार्किंग में हैं, पता नहीं चलेगा। इसमें एकदम यहाँ पे भी बताएगा आपको, और ये फ्रंट में भी बताएगा कि आप अभी पार्किंग में हैं कि ड्राइव में हैं या रिवर्स में जा रहे हैं। ये एक चीज़ बहुत बढ़िया है इसका। बाकी हम लोग और अदर बेस्ट पार्ट की बात करें तो आपको क्या क्या लगती है? देखिए, अदर बेस्ट पार्ट में मैं इसका एक तो सीट की जो बात है वो कंफर्ट, आप खुद देख रहे हैं, बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है आपको। और एक जो वेंटिलेटर सीट दिए हुए हैं, मतलब लाजवाब है। यूज़ करते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, 100% हर बार यूज़ करते हैं। दूसरा, इसका म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो है, आप एक 22 लाख रुपये लेने के बाद आप ये देते हैं, ये इस पर कभी जस्टिफाइड नहीं है। काफ़ी छोटी सी टच स्क्रीन, काफ़ी छोटी सी है, जस्ट लाइक लग रहा है कि एक छोटा सा मोबाइल कोई रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि अभी कंपनी जो है 14 लाख 15 लाख में ही 10 सेंटीमीटर का दे रहा है आपको ये। एकदम। हाँ, ये दे रहा है इतना मोटा, इतना, मतलब अगर इस गाड़ी का अगर हम ओवरऑल कहें ना तो सबसे भद्दा पार्ट यही है। ओके, यार ये टच स्क्रीन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि इतना मैंने एक्सप्लेन किया है, हाँ, तो बड़ी सी टच स्क्रीन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हरमन की मिलती है, हरमन सोर्स जहाँ पे टच स्क्रीन मिलती है, वो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी कंपनी की मिलती है। कंपनी अच्छी है, आवाज़ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक लुक जो बोलते हैं ना, लुक के मामले में मतलब इसको हम बहुत ख़राब है।
ओके ओके, आई अंडरस्टैंड सर। आइए सर एक बार इसके म्यूजिक सिस्टम को एक बार चेक कर लेते हैं, स्पीकर साउंड सिस्टम को, आउटपुट कैसी है उसकी। ओके। तो आप मुझे बताएं इसके स्पीकर की आउटपुट आपको कैसी लगती हैं? लाजवाब है, इसका स्पीकर बहुत बढ़िया है। ऑल राइट। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं एसी की इफेक्टिवनेस कितनी है सर, कितनी इफेक्टिव है एसी? बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छी बात है, जैसे लोग पूछता है कि भैया आप जो डीजल गाड़ी आपके पास डस्टर थी, आप जो ये ले रहे हैं, एसी काम करता है पूरा बढ़िया से? तो यार क्या मजाक करता है यार। तो नहीं, वो तो डीजल से चलती है, तो ये तो बैटरी से चलती है, तो बैटरी से उतना पावर नहीं मिलता होगा। तो एक मजाक है यार, ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत बढ़िया एसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। एसी के नाम पर एक सवाल आ गया सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन रह गया था। आप जब इसे चलाते हैं, आपने बताया कि आपको प्रैक्टिकल रेंज कुछ इतनी मिलती है, हाँ। तो क्या वो विद एसी मिलती है या फिर विदाउट एसी मिलती है? देखिए, अभी तो मतलब सोच भी नहीं सकता है आदमी विदाउट एसी के बारे में। तो एसी चला के ही मैं को ये मुझे मिलता है 280, 290 कंटिन्यू एसी, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। देखिए अपूर्वा, एक मैं चीज़ बताना अपनी तरफ से चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात इसमें मुझे एक तो है एयर प्योरीफायर जो है। ओके। वो अभी मेरे ख्याल से बहुत कम गाड़ियों में ये फीचर्स दिए हुआ है। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसकी ऑटो होल्ड है। मतलब ऑटो होल्ड का मतलब, मैं सही पूछूँ तो मैं जब ये गाड़ी ले रहा था तो मुझे पता नहीं था कि ऑटो होल्ड क्या होता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ऑटो होल्ड जो इसकी गाड़ी की है वो ड्राइव के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सेफ्टी पार्ट है। सबसे अच्छा मुझे लगा ये जो चीज़ है, सबसे अच्छा लगा मुझे ऑटो होल्ड का, इसका जो पार्ट्स है वो मुझे सबसे बढ़िया लगा। मतलब चलाने में इतना मतलब मज़ा आता है कि क्या कहें आपको, कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई मतलब रिस्क नहीं है। ऑल राइट सर। बाकी इस मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह भी मिल जाती है, ऑटो डिमिंग IRVM भी ऑफर कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ इसके हैंडलिंग के बारे में सर, तो स्मूथ या फिर स्टिफ लगती है? जनरल गाड़ी से थोड़ा ये हार्श है, थोड़ा सा हार्ड है ये। हाँ, थोड़ा हार्ड है। एक और क्वेश्चन आता है सर, वो ये है कि कंपनी इसके अंदर कुछ 0 to 100 किलोमीटर और 9 सेकेंड या कुछ पर सेकेंड पे क्लेम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें मैं वो कंपनी के इस बात से मैं मैच करता हूँ, वो सही है। स्पोर्ट्स मोड लगाइए, वो आपको अचीवेबल है। बाकी ये जो 437 किलोमीटर के जो देता है वो सही नहीं है, वो झूठ है वो। हाँ, आपको हार्डली 300 तक ही जाएगा एसी चलाने पर। हाँ। विदाउट एसी मैंने यूज़ नहीं किया है। बाकी सर मैं आपसे पूछूं, आप इस खुद को इस कार के अंदर कितना सेफ फील करते हैं? देखिए, कार का सेफ के मामले में तो टाटा तो नंबर 1 पे है अभी के टाइम में। और मेरे ख्याल से इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है ईवी मैक्स का, लेकिन नेक्सॉन का हुआ है, वो 5 स्टार है। तो हमको जो जानकारी है कि वो वही नेक्सॉन यही है, सिर्फ अंदर का पार्ट्स चेंज हुआ है। अगर उस हिसाब से लेके चलें तो ये भी अच्छा या बाकी जनरल जैसे कि मेरे पास डस्टर गाड़ी है और गाड़ी है जैसे कि उसका बोनट उठाते हैं तो ज़्यादा मतलब हेवी फील नहीं होता है। लेकिन इसका उठाते हैं तो हेवी फील होता है। ओके। इसी बात पे सर हम लोग एक बार इसके डोर को साउंड को सुनना चाहेंगे, जब आप बंद करते हैं तो कैसा फील आता है? ओके। ये हुआ तो कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि कुछ सेफ में हम आ गए। मतलब जो इसका जो देखिए मेटल जो यूज़ किया गया है, आप जैसे देखिए ये जो मेटल है काफ़ी हार्ड मेटल है। हाँ, तो उस मामले में तो भाई आप सेफ है ये। अब मतलब कोई आदमी पैसा लगा रहा है तो सेफ्टी तो सबसे पहले जरूरी है। एंड इसके अंदर कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए सर चलते हैं अब इसके रियर सीट में और देख लेते हैं आपको स्पेस कैसा मिलता है। नीतीश सर, अभी आप इसके रियर केबिन में बैठ चुके हैं, तो आपको कैसा लगता है, इसकी सीटिंग स्पेस कैसा है नेक्सॉन का? क्या आपको लेग रूम, क्या नी रूम मिलती है इसके अंदर? कितने एडल्ट इजीली बैठ पाएंगे? देखिए, इजीली अगर आप एडल्ट की बात करते हैं, जैसे मेरा हाइट अभी 5.8 5.9 है, तो इजीली 2 लोग ही बैठ पाएंगे। हाँ, तीसरा जो है बैठा ले सकता है आदमी, ऐसा नहीं है, मतलब कंफर्टेबल वो महसूस नहीं करेगा। 2 ही लोग अच्छा है। और लेग रूम की बातें तो काफ़ी अच्छा डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक कोई भी बंदा बैठ सकता है। और लेग रूम इधर भी सही है, आपको ये भी अच्छा है, कोई मतलब शिकायत का मौका नहीं है इसमें। ऑल राइट। थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए अब बात करते हैं ईवी मैक्स के ड्रॉबैक्स के बारे में। सर को क्या क्या खामियां लगती हैं इसके अंदर? उससे पहले सर से ये भी पूछेंगे, सर ने अभी तक कितना सेव किया इसके अंदर?
तो आप मुझे बताना चाहेंगे सर, अभी तक आपने 3000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली चला लिया है। अभी के इस मामले में मैं 3200 किलोमीटर चला चुका हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा दूसरी कोई गाड़ी अगर यूज़ होता तो मुझे नहीं लगता कि 12 से माइलेज कोई ज़्यादा देता है। बोलने के लिए 16, 18, 20 जो बोले, लेकिन 12 तो है। उस हिसाब से करीबन 260 लीटर तेल मैंने बचाया है। 265 लीटर मैंने तेल बचाया, 100 रुपये के हिसाब से चलिएगा तो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हज़ार रुपया मैंने बचाया एक महीने का। एकदम। आप समझ लीजिए कि 30,000 रुपया बचाया मैंने महीने का, तो मतलब समझ ही रहे हैं कि 1 साल का 4 लाख रुपया बचा रहा हूँ मैं। Exactly. तो हो सकता है कि 3 साल में मेरा गाड़ी, 4 साल 5 साल में गाड़ी मेरा फ्री का होगा ये। हाँ, बस आपको लगने लगेगा धीरे धीरे। हाँ, अब तो अभी लग रहा है। अभी तो पेट्रोल पंप मैंने भूल ही गया कि कहाँ पेट्रोल पंप है। अभी तो पेट्रोल पंप से मतलब ही नहीं है मुझे। बाकी मैं आपसे पूछूं सर, क्या क्या खामियां लगी इसके अंदर जो कि इमीडिएट मतलब इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए खामियां तो क्या कहें, गाड़ी लिया है मैंने तो खामियां तो बोलने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन ले लिया है मैंने। देखिए सबसे बड़ा खामी ये है, लगता है कि नेक्सॉन ईवी ये और नेक्सॉन जनरल और नेक्सॉन ईवी मैक्स तीनों का डिजाइन सेम है। यानी लुक से शिकायत है सर को, मैं समझ गई। बिल्कुल बिल्कुल लुक से शिकायत है। इसके अलावा आपको कुछ खामियां लगी इसके अंदर? नहीं, कोई खामियां कोई खास नहीं है। अब मैं अब कंफर्टेबल हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। मैंने जो पैसा लगाया है वो मेरा सही है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बशर्ते आगे देखिए क्या आता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, जैसे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, आप कोई जनरल मैकेनिक तो बना नहीं पाएगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर देखा जाएगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी तो सर आपकी डेली की रनिंग 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होती है, जो कि कम नहीं है किसी के लिए भी, एक ईवी ओनर के लिए खासकर। तो आपसे बेहतर मुझे कौन बता पाएगा सर ये क्वेश्चन का आंसर कि आप इसे किस तरीके के ईवी सेगमेंट बायर्स के लिए उनको रेकमेंड करना चाहेंगे, किस तरह के कार सेगमेंट बायर्स को? ये जैसे देखिए, इंसान जो भी गाड़ी यूज़ कर रहा है, मतलब अगर 100% में आते हैं तो 50% जो कस्टमर है जो गाड़ी ओन करते हैं उनका हार्डली रनिंग 50 किलोमीटर का होता है। एक हो गया। और हमारे ऐसे जो 20% है जो 100 किलोमीटर का है। और जो दूर की रनिंग है वो प्राइवेट गाड़ी की है। बाकी अगर देखा जाए तो आप अगर एक ईवी गाड़ी ले रहे हैं तो माइंड तो प्रिपेयर रखना होगा आपको कि भाई मेरा गाड़ी 250 को ही लेके चले, डेफिनेटली 300 को लेके ना चले। 250 अगर दिमाग में है विद एसी। हाँ, विद एसी। मैंने अभी तक एसी को ना लेके कभी यूज ही नहीं किया है। एसी मेरा कंटिन्यू रहता है। तो विद एसी मेरा 250 किलोमीटर कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 250 को ही माइंड में रखिएगा तो बंदे को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, कोई भी एंजाइटीज नहीं होगी इसको लेकर। बस 250 को अपने दिमाग में रखे हो कि 250 को चलाना है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते 10-15% बैटरी बचा ही रहेगा। घर पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, ऐसा कभी आपको इस बीच में फील हुआ? नहीं, ऐसा रेंज कभी डिप्लीट नहीं हुआ। रेंज ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने मिनिमम ये जो है 5% पे गाड़ी चलाया है। घर पहुँच गई थी सही सलामत? हाँ, 5% पे घर पहुँच गया था मैं। डर तो लगा होगा मन में? हाँ, डर था। मैं चला था वहाँ से 9% था और 10 किलोमीटर मैं घर दूरी पे था, तो 10-12 किलोमीटर। तो घर पहुँचते पहुँचते वही 4-5% रहा था। तो नितेश सर, आप इस कार को ईवी मैक्स को हमारे व्यूवर्स के साथ में हाईली रिकमेंड कर रहे हैं? 100%। इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं हो सकती है। आप गाड़ी मतलब अगर आपको कुछ लोग अभी देखिए, मेन अभी के टाइम में जो है पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब डीजल और पेट्रोल ये घटने की चीज़ नहीं है, ये बढ़ना ही है रेट, वो घटने की बात है नहीं। वो अगर उस मामले में तो ये तो मतलब समझिए वरदान है, मतलब एक इंसान के लिए, खासकर मेरे से लोगों के लिए जो 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर रोज चला रहे हैं, उसके लिए तो ये वरदान है। अब तेल, पेट्रोल, डीजल आप जितना बढ़ाइए जितना घटाइए उससे हम लोग मतलब ही नहीं बनता है। तो वैसे तो सर आप मुझे बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हैं, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा होगा इसको लेकर? नहीं, कुछ नहीं, एकदम मतलब बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है, सही में ऐसा बात है। अच्छा लगा एकदम। तो थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल में इसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। काफ़ी अच्छे से आपने इसके बारे में डिटेल में हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर किया है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू ऑन ईवी मैक्स एंड जल्द ही मैं नेक्सॉन ईवी के ऊपर भी ऑनर्स रिव्यू लेके आने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड पसंद आई हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब। मिलते फिर एक और अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।